तो चलिए तो स्टार्ट करते बेटा अगेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो लिया गया वो किससे लिया गया बेटा? आइसोमर से, जिसका क्या मतलब होता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए तो अब क्या मतलब बेटा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आइसोमर ना एक रिलेशनशिप है। क्या है बेटा? ये एक रिलेशनशिप, ठीक है। और रिलेशनशिप होने के लिए कम से कम दो लोग का होना जरूरी है, कम से कम दो लोग का। अब वो दो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, भाई बहन भी हो सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, दो भाई हो सकते हैं, दो दोस्त हो सकते हैं, दो बहनें हो सकती है, जो भी है। तो ध्यान से सुनेंगे, दो से दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड, दो या दो से ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो बेटा? सेम हो, ठीक है। लेकिन अगर उन दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी में, है ना, एक भी, दोनों कंपाउंड की एक भी प्रॉपर्टी में क्या हो बेटा? अगर डिफरेंस हो तो वो दोनों कंपाउंड के बीच में जो रिलेशन होगा वो किसका होगा? आइसोमर का होगा। और इस फिनोमिनॉन को हम क्या कहेंगे बेटा? आइसोमेरिज्म। बचपन में मैं जनरल एग्जांपल देता हूं बेटा, बचपन में हमने ब्लॉक्स जो होते हैं वो खेला है। तो जो कई सारे ब्लॉक्स होते थे जो डब्बे में बंद होते थे, देन अपन उससे क्या बनाते थे? कभी कार बना लिया, कभी कुछ ट्रेन बना लिया, या लाइक ऐसा। तो बेटा पार्ट तो सब सेम है, और पार्ट सेम है। एक बार हमने क्या बना लिया? कार बना लिया। दूसरी बार हमने क्या बना लिया? घर बना लिया। लाइक समझ लो, एक बार हमने कार बना लिया, दूसरी बार हमने क्या बना लिया? घर। तो बेटा अब मैंने कार और घर बना लिया, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? सेम। अब उन दोनों की प्रॉपर्टी भी क्या हो गई? सेम। कार को मैं दौड़ाऊंगा, बूम करूंगा, और घर में मैं, हाँ, गुड्डा गुड्डी का जो खेल खेलूंगा तो उसमें समझ रहने का काम आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से दो डिफरेंट कंपाउंड बनाए जा रहे हैं, और उन दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी में क्या है बेटा? डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों कंपाउंड आपस में क्या रिलेशन रखेंगे? आइसोमर का। और इस फिनोमिनॉन को हम क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म। तो लिखेंगे बेटा यहां पर एक डेफिनेशन लिखेंगे टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग, टू और लिख 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 टू और नहीं लिख टू और मोर कंपाउंड्स, two or more compounds having same molecular formula, two or more compounds having same molecular formula but difference structure नहीं बेटा, वो structural isomerism का पार्ट है। two or more compounds having same molecular formula but difference in at least one property, but difference in at least one properties are called isomer, and this phenomenon is known as isomerism. हाँ, क्या लिखा है? बट डिफरेंस इन एटलीस्ट वन प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर। और इसी फिनोमिनॉन को, दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज आइसोमेरिज्म। बेटा जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं ना, वो पुरानी कॉपी लेके नहीं आएंगे और फिर से लिखेंगे, नई कॉपी बनाएंगे, ध्यान में रखना, ठीक है ना? पुरानी कॉपी को आप पढ़ें, घर में पढ़ें, और ये ना करें कि हमारा नोट्स बन चुका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। आपको लिखना है, ध्यान से सुने, ठीक है जी? लिख लिया क्या? तो जैसे एक कोई भी कंपाउंड अगर हम लोग लें, तो बेटा सुनो ध्यान से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं कोई भी, जैसे मैंने अभी अल्कोहल ले लिया, अगर मैंने अल्कोहल ले लूं बेटा कि CH3CH2OH, हाँ जी, और एक मैं ईथर ले लेता हूं बेटा, बातें नहीं करेंगे ना बिल्कुल भी। और ये मैंने ले लिया ईथर। अब आप देख पा रहे हैं दो मैंने कंपाउंड लिया है। अब इन दोनों कंपाउंड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करें बेटा, इसमें कितना? दो कार्बन, 3 2 5 और 6 हाइड्रोजन, ठीक है, और एक ऑक्सीजन, मतलब C2। अगर आप देखेंगे तो C2H6O, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसके भी कितना क्या बेटा? दो कार्बन, 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, मतलब मैंने दो कंपाउंड लिए जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बेटा? सेम है, ठीक है ना? लेकिन अब ध्यान दें, ये एक अल्कोहल है और दूसरा ईथर है, तो मतलब इनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस तो जरूर होगा। तो दो कंपाउंड, अगेन फिर से डेफिनेशन सुनेंगे, दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बेटा? सेम। दो या दो से ज्यादा भी कंपाउंड हो सकते हैं ना। दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बेटा? सेम, बट अगर उनकी एक भी प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस है तो वो दोनों के दोनों कंपाउंड आपस में क्या कहलाएंगे बेटा? आइसोमर, ठीक है। अब आप ध्यान, आपको पता होगा, एग्जांपल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं बेटा। एग्जांपल एक अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल है, और ये क्या है बेटा? ईथर है। अब आप प्रॉपर्टी में डिफरेंस अगर देखिए बेटा, तो एक जो होता है, एक जिसका जो फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है बेटा? गैस है,
सॉरी इसका लिक्विड है, इसका क्या है बेटा, लिक्विड है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, आप लोग को तो भली भांति पता होगा, हाँ जी बॉयज। और ये जो और जो ईथर है, और जो ईथर है ये क्या होता है बेटा, गैस स्टेट में होता है, हाँ जी। तो इनका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। सबसे पहला बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। बॉइलिंग पॉइंट बेटा इसका कितना होता है एल्कोहल का, 76, जबकि हाँ बेटा जैसे डिफरेंट डिफरेंट एल्कोहल के अलग अलग होते हैं, समझ पा रहे हो क्या, तो इनका 75 के रेंज में होता है ये, ठीक है जी। और जो इसका जो होता है बेटा वो कितना होता है, माइनस में होता है, कितना होता है माइनस में, हाँ -27, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लगभग 72 75 के, मतलब 72 से 75 ले लो अभी एग्जैक्टली, अगर डेटा जो है 72 से 75, जबकि इसका जो होता है बेटा वो -27 होता है, ठीक है। तो क्या, तो अगर बेटा और भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम लोग देखें तो ये अलग केमिकल रिएक्शन शो करेगा, ये अलग केमिकल रिएक्शन शो करेगा। ये तो बेटा आपको तो पता है कि ईथर जो होता है ना वो लीस्ट रिएक्टिव है। ईथर जो होते हैं वो क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जबकि अल्कोहल जो बेटा ये एक रिएक्टिव स्पीसीज है। आपको हाइड्रोजन जो है बेटा ये एसिडिक होता है, ये वीक एसिड है। यहाँ पर अगर मैं सोडियम के साथ रिएक्शन कराऊं तो ये क्या देता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन बेटा सोडियम को तो इसी में रखा जाता है, क्यों, क्योंकि सोडियम को बचा के रखें, वो किसी के साथ रिएक्ट ना कर पाए। हम लोग देखते हैं वुड्स रिएक्शन, सोडियम विथ ड्राई ईथर, ठीक है, फ्रैंकलिन रिएक्शन, वहां पे भी अपन ईथर देते हैं बेटा, ठीक है। अगर आप ग्रिग्नार्ड की बात करें, वहां पे भी जब ग्रिग्नार्ड का फॉर्मेशन कराते हैं तब भी हम मैग्नीशियम के साथ क्या देते हैं, ईथर देते हैं। तो ये ज्यादातर हम लोग जो मेटल होते हैं बेटा वो उसको ईथर के साथ रखते हैं, क्यों, क्योंकि ईथर नॉन रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। अगर मैं सोडियम को इसके साथ रख दिया तो सोडियम को तो बर्बाद कर देगा, सोडियम को कन्वर्ट कर देगा किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और क्या रिलीज कर देगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। तो इनकी केमिकल रिएक्शन में भी क्या है बेटा, डिफरेंसेस है। तो दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बेटा, सेम, पर उनकी एक भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। देखो एक भी का मतलब बेटा ज्यादा से ज्यादा जितनी भी प्रॉपर्टी में डिफरेंस हो, ठीक है, वो तो चलेगा, पर कम से कम एक भी प्रॉपर्टी में अगर डिफरेंस है तो दोनों के दोनों कंपाउंड आपस में क्या होंगे बेटा, आइसोमर, ठीक है ना। और इस फिनोमिनॉन को हम क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। चलिए अब सुनने बेटा कि यार जो दो कंपाउंड है जिनकी प्रॉपर्टी में जो डिफरेंस आ रही है, तो उस डिफरेंस का रीजन क्या है, किस वजह से, ठीक है ना, इनकी प्रॉपर्टी में क्या आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं। इस रीजन के बिहाफ में अगेन इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्या रीजन है, तो बेटा अगर वो दो कंपाउंड, अगर उन कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो वो किसमें आ जाता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। अगर स्ट्रक्चर सेम है लेकिन अगर अरेंजमेंट डिफरेंट है, स्पेस में जो अरेंजमेंट है अगर वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो यहां से आइसोमेरिज्म को क्लासिफाई किया गया है, आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में, आइसोमेरिज्म जो है बेटा उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक है क्या बेटा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो क्यों अराइज हो रहा है बेटा, हाँ, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चर। ध्यान रखना स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ध्यान, स्ट्रक्चर जो होते हैं बेटा वो होते हैं सेम, स्ट्रक्चर क्या होगा इसमें, सेम। तो ये क्यों अराइज होगा, तो ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ क्या बेटा, एटम या ग्रुप इन स्पेस, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ क्या बेटा, एटम या फिर कोई ग्रुप जो है इन स्पेस। तो स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसके डिफरेंस हो जाने की वजह से जो आइसोमेरिज्म अराइज होगा वो होगा स्टीरियो, और स्ट्रक्चर ही अगर डिफरेंट है तो उसकी वजह से अगर आइसोमेरिज्म अराइज हो रहा है बेटा तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ध्यान रखेंगे। बेटा इसमें आपको ऐसी भी लाइन मिल सकती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कब अराइज हो रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्यों अरेंज हो रहा है? क्योंकि इसका स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट है। स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला का मतलब होता है अरेंजमेंट इन स्पेस। ध्यान से सुनना, जो ऑप्शन आते हैं ना, तो ऑप्शन का तरीका भी कई बार अलग होता है। ये क्या बेटा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। दो कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग, वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आएंगे। जिनका स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला अलग, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला का मतलब क्या बेटा? हाँ, अगेन अरेंजमेंट इन स्पेस, अगर वो डिफरेंट है तो वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में आएगा। ध्यान रखना नाम से, स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला मतलब अरेंजमेंट की बात कर रहा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। लिखना चाहो लिख लेना, ध्यान रखना। ठीक है जी, लिख लेंगे यहाँ पे भी। क्या फिर से ना एक बात और, क्या इसका क्या है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है ना। और इसका क्या है बेटा? डिफरेंट स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला है। इसका क्या है बेटा? इसका है डिफरेंट स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़े बेटा। डिफरेंट स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए, तो बेटा अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्ट्रक्चरल में क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं, क्या क्या चीजें, ठीक है ना, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकती हैं, समझ पा रहे हो? उसके बेसिस पे क्या अगेन इसको 6 टाइप्स में क्या किया है? डिवाइड किया गया है। तो अगेन बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हम लोग देखेंगे टाइप्स। तो यहां से हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और इसके अगेन कितने टाइप होते हैं बेटा? 6 टाइप। नंबर 1 जो होता है वो क्या होता है? चेन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 जो होता है, देखो अब अगेन ध्यान से सुनना बेटा ना, ये जो आइसोमेरिज्म के नाम के आगे जो भी लिखा हुआ है ना, वही चीज क्या होगा बेटा? डिफरेंट होगा, मतलब स्ट्रक्चर में वही चीजें डिफरेंट होंगी। तो दो कंपाउंड जिनमें क्या डिफरेंट है बेटा? चेन मतलब पैरेंट कार्बन चेन की साइज, ठीक है, अगर डिफरेंट है तो चेन आइसोमेरिज्म में आएगा। मतलब स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है, तो पैरेंट कार्बन चेन की साइज, मतलब नाम से पता चल रहा है जो चीज डिफरेंट होगा वही नाम होगा, चेन आइसोमर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या बेटा? पोजिशनल या पोजीशन आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है पोजीशन, तो पोजीशन में क्या बेटा? कि कोई भी जो लोकेंट है, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे वो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो, उसका पोजीशन चेंज होना चाहिए। पर आप ध्यान रखना कि इसमें पेरेंट कार्बन चेन की साइज डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट होगी तो किसमें आ जाएगा? चेन में। मतलब इस केस में पेरेंट कार्बन चेन की साइज सेम होना चाहिए। हाँ जी। नंबर 3 एक एक करके लिखेंगे। हालांकि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या समझ में आ रहा है इसमें? फंक्शनल ग्रुप का नेचर ही चेंज हो गया, ठीक है ना। अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो गया, आंख बंद करके बोलना है क्या आएगा इसमें? ये किसमें आएगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म में। तो ये हो गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नंबर 4 क्या बेटा? रिंग चेन, यस और नो? रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो अगेन बेटा नाम से क्या पता चल रहा है इसमें? क्या कि एक जो दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है ना, लेकिन एक जो होगा वो साइक्लिक रिंग होगा और एक ओपन चेन होगा, ठीक है क्या? तो एक रिंग है और एक ओपन चेन है। अगेन आंख बंद करके बोलेंगे क्या बेटा? रिंग चेन। लेकिन ध्यान रखिए इसके लिए आप दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सेम होना जरूरी है। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया हिमांशु? क्या बात कर रहा है? क्या बोल रहा है? पोजीशन वाला बोल रहा है ना, मेरे को पता है क्या बोल रहा है तू, पोजीशन वाला बोल रहा है। नेक्स्ट टाइम से दिखना नहीं चाहिए, बता रहा हूं मैं। यार इतना मेरे से बात करो ना भाई, कुछ लड़ाई है क्या मेरे से? है? रिंग चेन आइसोमेरिज्म नंबर 4। नंबर 5 मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म बेटा इसको हम लोग वहीं पे देखेंगे कि मेटामेरिज्म क्या होता है। और एक नंबर 6 है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म तो 6 टाइप हैं, एक चेन, पोजीशन, फंक्शनल, रिंग चेन, मेटा और टॉटो। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 6 टाइप। चलिए स्टार्ट करते बेटा चेन आइसोमेरिज्म से। तो नंबर 1 लिखेंगे चेन आइसोमेरिज्म। तो जो आपने सुना है बेटा वही उसी को हम लोग लिखते चलते हैं फास्ट।
नंबर 1 डालेंगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, लिख लिया, लिख लिया ना। चलो चेन आइसोमेरिज्म, तो सबसे पहले बेटा अगेन देखो आइसोमेरिज्म का जो डेफिनेशन है वही रहेगा, ठीक है ना। जब भी आइसोमेरिज्म वर्ड लिखा गया तो अगेन क्या, दो कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है। तो चलो, तो सबसे बेटा चेन आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला जो पार्ट होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, सेम। लेकिन अब नाम में क्या जुड़ा हुआ है, चेन आइसोमेरिज्म, चेन जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि इसमें क्या होगा, क्या यही वाला काम की चीज है कि इसमें जो साइज है किसकी, साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, या ध्यान रखना बेटा, साइड कार्बन चेन, जो पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन की भी तो ब्रांचिंग हो सकती है, और जब कार्बन की ब्रांचिंग है उसमें भी तो उसकी साइज हो सकती है, तो उनकी भी साइज छोटी बड़ी हो सकती है। तो ध्यान रखना, पेरेंट कार्बन चेन की साइज या फिर साइड कार्बन चेन की साइज, साइज ऑफ साइड कार्बन चेन, अगर इन दोनों में से कोई भी की साइज अगर डिफरेंट है, चाहे पेरेंट कार्बन चेन की साइज हो या साइड कार्बन चेन की साइज हो, इन दोनों में से कोई भी एक अगर डिफरेंट नजर आता है, कोई भी एक डिफरेंट नजर आता है, आप बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, आपस में चेन आइसोमर्स रखते हैं, ठीक है ना। देन क्या बेटा, बोथ कंपाउंड आर चेन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, तो दोनों के दोनों कंपाउंड आपस में क्या होंगे बेटा, चेन आइसोमर्स होंगे। हाँ जी, पर इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर इसको चेन ही अगर होना है तो फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज ना हो, क्योंकि अगर वो नेचर चेंज हो गया तो किसमें आ जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स में आ जाएगा, ठीक है क्या। तो चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो कोई मल्टीपल बॉन्ड हो, या कोई सेकेंडरी प्रीफिक्स हो, क्लोरीन ब्रोमीन है ना, नाइट्रो नाइट्रोसो हो, तो उनका जो नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक नोट लिख लेंगे जल्दी से फास्ट, इतना नोट करने के बाद में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ठीक है ना, ये नोट करके लिख लो कि नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नेचर ऑफ क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप, या फिर मल्टीपल बॉन्ड, या फिर क्या बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है मस्ट बी रिमेन सेम, ये इनका जो नेचर है वो क्या होना चाहिए बेटा, सेम। तो ये हो गया आपका चेन आइसोमर्स, हो गया बेटा ये। नंबर 2 लिखेंगे पोजीशन आइसोमर्स, नंबर 2 लिखेंगे बेटा पोजीशन आइसोमर्स, दोनों का एग्जांपल एक साथ देखेंगे हम लोग, ठीक, मतलब वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आ जाएगा। तो नंबर 2 लिखेंगे बेटा पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन, हाँ नहीं लिखा था, नंबर 2 लिखेंगे। अब क्या लिखा है बेटा, ये नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सेकेंडरी प्रीफिक्स मस्ट बी रिमेन सेम, इनका नेचर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब लिख लिया क्या, आगे बढ़ो, लिखेंगे पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या आएंगे बेटा, इसमें क्या आएगा, अगेन सबसे पहली बात तो वही है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। नंबर टू क्या, साइज किसकी, साइज ऑफ, चाहे पीसीसी हो चाहे एसटीसी हो, पीसीसी एसटीसी का मतलब क्या है, पेरेंट कार्बन चेन या साइड कार्बन चेन, साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन हो या साइड कार्बन चेन हो, ये भी क्या होना चाहिए बेटा, सेम। पेरेंट कार्बन चेन की साइज ले लो या साइड कार्बन चेन की साइज ले लो, ये दोनों होना चाहिए सेम, किसमें, पोजीशन आइसोमेरिज्म में। तो यहां पर जो नंबर 3 है ना, वो वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट होगा, क्या कि जो लोकेंट है, लोकेंट मतलब क्या बेटा, फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड या सेकेंडरी प्रीफिक्स, इनका पोजीशन वही क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो नंबर 3 क्या बेटा, कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर क्या बेटा मल्टीपल बॉन्ड या फिर क्या बेटा सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो इनका जो पोजीशन है ये अगर निकल गया क्या, डिफरेंट, तब के केस में अगेन वो दोनों कंपाउंड आपस में क्या शो करेंगे, पोजीशन आइसोमर्स।
ठीक है बेटा, चलो। और अगेन वही नोट जो चेन आइसोमर्स में लिखा था वही नोट यहां पर भी होगा। क्या होगा कि नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे वो फंक्शनल ग्रुप हो, चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड हो, चाहे वो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो सेम नोट लिख लेंगे बेटा, नोट फिर से उसी को कॉपी पेस्ट कर लें। मनीष पानी पी ले बेटा, तू पानी पी ले आराम से। चलो अब क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? तो एक तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि यार कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया, इसके कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दूसरा क्वेश्चन दे दिया कि ए और बी आपको दे दिया, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। हाँ जी, तो चलिए तो पहले देखते हैं कि दो कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन है, वो चेन आइसोमर्स है या पोजिशन आइसोमर्स है या कुछ और है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप between A and B? What is the relationship between A and B? A और B के बीच में क्या रिलेशन, लिखिए क्वेश्चन। चलो अब एक बार जल्दी से ना, A और B बेटा अपन क्या करेंगे, कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तीन पार्ट में। एक साइड लास्ट में लिखेंगे बेटा क्या इनके बीच में रिलेशन है, रिलेशन आपको बताना है। चलो अब आप फटाफट बताते चलेंगे बेटा ना, एक एक करके। ठीक है जी, दो स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं, एक ए और एक स्ट्रक्चर बी। ठीक है, मुझे बताएंगे CH3CH2CH3 और एक है CH3CH2CH3। चलो बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? चेन आइसोमर्स आइडेंटिकल। हाँ भाई, पेरेंट कार्बन चेन दोनों में कितने कार्बन का है? 3। इसमें भी 3 कार्बन का और इसमें भी 3 ही कार्बन का, ये कोई 2 कार्बन की पेरेंट कार्बन चेन नहीं है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना, नीचे से नीचे रखने से वो कोई ब्रांचिंग नहीं बन गया। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो किसका बेटा? आइडेंटिकल का, या इसी को होमोमर कहते हैं, या इसी को और क्या कहते हैं बेटा? होमोमर। होमोमर, हाँ जी, ठीक है क्या? अच्छा नेक्स्ट मुझे बताएंगे CH3 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 CH2 CH3। मुझे बताओ इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? चेन आइसोमर्स है। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? हाँ तो भाई इन दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए था, लेकिन सेम नहीं है। तो अगेन ये तो आइसोमर ही नहीं है, ये तो कोई आइसोमर ही नहीं है, नॉट एन आइसोमर्स, ध्यान रखना। लेकिन अगर ऑप्शन में फिर लिखा कोई नॉट एन आइसोमर्स अगर नहीं है तो आप ध्यान रखो बेटा ये एक ही होमोलॉगस सीरीज के मेंबर है, मतलब ये होमोलॉग है। अरे हाँ ना बोलो, ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है, तब ये ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले लिख लेता हूं बेटा ये कोई आइसोमर नहीं है, नॉट आइसोमर। या अगर ऑप्शन में दिखे होमोलॉग तो ये आपस में क्या है बेटा? एक होमोलॉग सीरीज के एक, दोनों एक ही सीरीज के मेंबर है, होमोलॉग है। हाँ ना बोलो यार, होमोलॉग लिखा हो ना, होमोलॉग LOGUE, LOGUE है ना बेटा, होमोलॉग है। ठीक है जी, अगेन अब मुझे बताए CH3 CH2 CH2 CH3, और अब अगर मैं बोलूं CH3 CH CH3 तब यह आंसर आएगा चेन आइसोमर। तो आप देखो कि एल्केन के पास मिनिमम 4 कार्बन होना चाहिए ताकि वो चेन मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या कर सके? शो कर सके। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म शो करने के लिए एल्केन के पास मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए? 4, क्योंकि बेटा ना 2 कार्बन का कर पा रहा है ना ही 3 कार्बन का कर पा रहा है। हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या? तो अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो किसका है? चेन आइसोमर का है। हाँ बेटा, हाँ क्या? हाँ सॉरी बेटा, तो ये ना अच्छा सवाल आपने पूछा। चेन आइसोमरिज्म के लिए मुझे बोलना चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के लिए वर्ड यूज करना नहीं चाहिए, ये मैंने गलती से मेरे से अगेन मिस्टेक हो गया। ठीक है ना, चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए स्ट्रक्चरल में कौन सा बेटा? चेन आइसोमरिज्म शो करने के लिए एल्केन के पास मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए? 4 कार्बन होना चाहिए। ठीक है,
और वैसे तो बेटा 2 कार्बन भी हो सकता है, 2 कार्बन क्या कन्फर्मेशनल भी तो आइसोमेरिज्म होता है, समझ पा रहे हो ना। तो कन्फर्मेशनल में तो 2 कार्बन होता है। अगर मैं आइसोमेरिज्म बोलूं तो मुझे स्ट्रिक्टली बताना चाहिए कि कौन सा आइसोमेरिज्म, और अगर कुछ भी ना बोलूं तो 2 कार्बन का भी, जो इथेन, इथेन क्या शो करता है बेटा, कन्फर्मेशन। हाँ जी, ठीक है ना। तो चलो, तो क्या, तो चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एल्केन के पास मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए, 4 कार्बन। चलो नेक्स्ट, ये लिख लिया था ना इसको। अगला अगला CH3 बेटा, लेकिन ना, लेकिन मैंने मैंने क्या बोला, किसी एल्केन को बोला। अगर आप उसको ध्यान से सुनोगे ना, मैंने, आप जो बता रहे हो आंसर दिव्यांश, वो अल्कोहल बता रहे हो। मैंने क्या बोला, किसी एल्केन को, किसी एल्केन को, हालांकि मैंने चेन ना बोल के मैंने स्ट्रक्चरल बोल दिया था। तो किसी एल्केन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, एल्केन वर्ड यूज किया था। तो एल्केन, वो आपने बोला वो अल्कोहल हो गया, ओएच लगा दिया ना, वो एल्केन कहाँ रहा, तो एल्केन का डेरिवेटिव हो गया। तो अब अच्छा अच्छा चीजें सोच लेते हैं एक बार फिर से, कि अगर किसी एल्केन को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करना है तो बेटा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं, CI, PI, हाँ जी, और क्या बेटा FI। FI तो होगा नहीं क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। अरे हाँ ना बोलो, ठीक है, तब भी 3 कार्बन होगा आंसर, क्यों, रिंग चेन, रिंग में 3 कार्बन हो सकते हैं ना। हाँ, ये सब लॉजिकल सवाल है, इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं है। रिंग चेन में, रिंग में बेटा 3 कार्बन का रिंग हो गया और 3 कार्बन का ओपन चेन हो गया, ये आपस में, हाँ, तब 3, तो ठीक है। तो फिर हमको स्ट्रक्चरल ना बोल के स्ट्रिक्टली क्या बोलना चाहिए, चेन आइसोमर बोलना चाहिए। नहीं नहीं, तो वो उसका आंसर, उसका जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो फिर एल्केन वाला क्वेश्चन नहीं होगा, किसी, वो ऐसा हो जाएगा, किसी कंपाउंड को, ठीक है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, फिर वो किसी कंपाउंड होगा, फिर वो एल्केन नहीं होगा। अगर एल्कोहल वाला एग्जांपल तुम लोगे ना, तब एल्केन वर्ड सही नहीं है, ठीक है क्या, जो बातें हुई समझ में आया बाकी सबको, हाँ। चलो नेक्स्ट, तो ये सब लॉजिकल थोड़े से सवाल हो जाते हैं। अगला फिर से मुझे बताएंगे बेटा, CH3CHOH, जो दिव्यांश बोल रहा है वही क्वेश्चन में लिख लेता हूँ बेटा, मुझे बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। CH3CHOH, CH3 और CH3CH2CH3, सॉरी CH2OH। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बेटा, पोजीशन आइसोमर। क्यों, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन की साइज क्या है बेटा, यहाँ पर 3 कार्बन की, यहाँ पर भी 3 कार्बन की, यहाँ पर भी, हाँ जी, ये भी 3 कार्बन का और ये भी 3 कार्बन का। पोजीशन देखेंगे तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3, लेकिन यहाँ पर क्या नंबरिंग करेंगे बेटा, 1 2 3। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पोजीशन जो है वो नंबर 1 पे है। OH की पोजीशन क्या है बेटा, पोजीशन, पोजीशन ऑफ OH क्या है बेटा, 1, अच्छा इसमें 2 पे है, हाँ इसमें 2 पे है पोजीशन ऑफ OH2, और यहाँ पर पोजीशन जो OH का जो पोजीशन है बेटा वो क्या है, 1 पे है, ठीक है ना। तो क्योंकि सिर्फ पोजीशन अलग है इसलिए किस में आएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में आएगा। नेक्स्ट, लिखते जा रहे हो ना फास्ट। फिर से अगर मैं कहूं CH3 CH, ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है, CH3 और CH3 CH2 CH2 COOH। अगेन मुझे बताओ बेटा दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, अगेन पोजीशन आइसोमर्स। हाँ तो अब, हाँ तो बेटा ये अगेन फिर से धोखा हो जाता है क्या, कि क्योंकि मैंने OH को लिया था नंबर 2 कार्बन पर और OH को लिया था नंबर 1 कार्बन पर, तो यहाँ पर भी लग रहा है कि जैसे OH है वैसे COOH है, पर ऐसा नहीं है। OH कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है, पर COOH एक कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। तो क्या मतलब है इसका, मतलब ये है कि उसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में क्या होगा, इंक्लूड होगा। तो बेटा अब जब इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होगा तो पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का बनेगा, जो कि ये होगा, और यहाँ पर जो होगा बेटा 4 कार्बन का होगा। अब आप देख पा रहे हैं कि एक में पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन का और एक में पेरेंट कार्बन चेन 4 कार्बन का, तो अब इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होगा वो चेन आइसोमर्स का होगा, पोजीशन आइसोमर्स का नहीं होगा। और आपको एक हिंट भी मैंने
बेटा एक हिंट भी आपको मैं बताता हूं क्या, कि 99% केस में जब भी हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, तो 99% केस में जो दो कंपाउंड आपस में पोजीशन आइसोमर्स रखते हैं ना, उनका नाम सेम होता है एड्रेस को छोड़कर। जैसे जैसे इसका नाम क्या है बेटा, प्रोपेन 2 ऑल, तो एड्रेस क्या है 2, हटा दो, तो एड्रेस हटा दोगे तो क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनॉल। इसका नाम क्या है, प्रोपेन 1 ऑल, एड्रेस हटा दो, 1 हटा दो, क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो ये भी प्रोपेनॉल, ये भी प्रोपेनॉल। तो 99% केस में, ठीक है ना, अगर दो कंपाउंड जो आपस में पोजीशन आइसोमर्स रखते हैं, उनका नाम क्या होता है, सेम। ठीक है जी, तो ये एक हिंट है जो ध्यान रखना आप लोग, कि अगर आपको लगे कि पोजीशन आइसोमर्स है, आप एक बार नाम चेक कर लो, बेटा इसका नाम क्या है, ये तो इसमें 2 मिथाइल प्रोपेन आ रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेनोइक, मतलब 3 कार्बन का 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसका क्या बेटा, ब्यूटेनोइक, तो यहाँ पर एक 3 कार्बन का प्रोप, यहाँ पे 4 कार्बन का ब्यूट, इनका नाम सेम नहीं है, तो ये पोजीशन तो आइसोमर्स तो होगा नहीं। चंगा बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ जाऊं। CH3 डबल बॉन्ड, ठीक है बेटा, CH2, ठीक है। और अब मुझे बताना CH2 डबल बॉन्ड CH3, जल्दी बताओ फास्ट। क्या बेटा, आइडेंटिकल। कैसे आइडेंटिकल, 3 कार्बन का ये भी, 3 कार्बन का ये भी। पैरेंट कार्बन चेन बेटा नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3, भाई प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन। जब दोनों कंपाउंड का नाम सेम होगा, जब दोनों कंपाउंड का नाम सेम होगा, मतलब स्ट्रक्चर भी क्या है बेटा, सेम है, वो दोनों आइडेंटिकल हैं। अरे हाँ ना बोलो यार, तो यहाँ पे गलती मत कर देना सर, गलती से मिस्टेक हो गया वाला, हाँ काम यहाँ पे मत करना, ठीक है ना, ये लाइसेंस सिर्फ मेरे को है, ठीक है आपको नहीं। आइडेंटिकल, दोनों दोनों क्या बेटा, आपस में आइडेंटिकल। हाँ जी, फिर से मुझे बताएंगे, अगर मैं कहूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH और मैं कह दूं CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, तो इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। अब पोजिशन आइसोमर्स क्यों, क्योंकि हाँ हाँ नहीं ऐसे बोलो, क्योंकि पेरेंट कार्बन चेन, देखो बेटा थोड़ा सा मतलब ना कॉन्सेप्ट को साथ साथ लेते चलना, कि सर दोनों में पेरेंट कार्बन चेन की साइज सेम है, यही पहले बोलना, पहला वर्ड यही, कि सर दोनों में पेरेंट कार्बन चेन की साइज क्या है, सेम है। डबल बॉन्ड का पोजीशन अलग है, एक में नंबर 2 पे है, एक में नंबर 1 पे है, समझ रहे हो क्या। तो यहाँ पर आप लोग शॉर्ट में ना जोड़ा हिंट, जो बच्चे लिखना चाहते हो लिख लिया करो। पोजीशन ऑफ जो डबल बॉन्ड है वो 2 है, और लेकिन साइज ऑफ पेरेंट कार्बन सेम है ना, दोनों में साइज सेम है। डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पर 2 है, और डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो यहाँ पर क्या है बेटा, 1 है। तो क्योंकि पोजीशन अलग है, दैट्स वाई इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है जी, चलो अगला, ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे बढ़ो ना, लिखते जा रहे हो साथ साथ। अगर मैं पूछूं आपसे, ये है और ये है, तो आपका क्या विचार है, तो क्या बेटा, अगेन चेन आइसोमर्स, क्यों, पेरेंट कार्बन चेन यहाँ पे 6 कार्बन का, और यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 5 कार्बन का। बेटा सबसे पहले चेक करो कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं, सोच लो। तो बेटा देखो, क्या हमने ड्यू पढ़ा है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में आपको याद होगा कि अगर दो कंपाउंड जिनका डी सेम है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिन बच्चों ने पढ़ा है वो एक बार याद करेंगे, दो कंपाउंड जिनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना, लेकिन हो भी सकता है ना। तो यही हमारा काम आएगा क्या, कि अगर मैंने दोनों में नंबर ऑफ कार्बन गिन लूं, ठीक है ना, और डी गिन लूं, अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन गिन लूं, अगर कोई डिफरेंट एटम है वो भी गिन लूं, अगर डिफरेंट एटम है तो, हाँ जी, तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन गिन लूं और साथ में डी गिन लूं, अगर दोनों का सेम होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। आप देख पा रहे हैं कितने कार्बन, 6 कार्बन, डी कितना 1, क्योंकि एक रिंग है तो डी 1, इसमें टोटल कितने कार्बन, अगेन 6 कार्बन, 5 और 1 6, डी कितना 1, तो अगर ऐसा है तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम जरूर होगा इस केस में। अरे हाँ ना बोलो, मैं बोलता हूं यहाँ पर, जैसे ये है, इन दोनों कंपाउंड का डी सेम है पर नंबर ऑफ कार्बन सेम नहीं है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम
नहीं होगा। तो आपको बस ध्यान रखना है हाइड्रोजन काउंट ना करें क्योंकि उसमें समय लगता है हाइड्रोजन काउंट करने में, ठीक है ना। नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने में समय नहीं लगता, या कोई डिफरेंट आइटम होगा, ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, उसको भी काउंट करने में समय नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो आपको हाइड्रोजन को छोड़कर जो भी डिफरेंट आइटम है उसको काउंट कर लें दोनों में सेम है या नहीं, और फिर चेक कर लें कि डी सेम है या नहीं। अगर ये दोनों चीजें सेम है इसका मतलब है कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ बेटा, जैसे बोल रहा हूँ वैसे रट्टा मारेंगे। क्या 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 6 कार्बन DU1, 6 कार्बन DU1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। तो पहले तो ये चेक कर लिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। अब सुनो, पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। पैरेंट कार्बन चेन कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। तो जब पैरेंट कार्बन चेन की साइज में डिफरेंस है इसका मतलब ये आपस में क्या है? चेन आइसोमर्स। समझ रहे हो क्या? तो बेटा DU इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो DU आपको सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये चेक कराएगा कि वो दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट है, आइसोमर है भी कि नहीं। तो पहला एप्लीकेशन DU का ये हो गया। अच्छा अगला लिखते जा रहे हो ना बेटा? फिर से अगर मैं पूछूं, ये जो है आपका, जैसे ये 6 कार्बन का हो गया बेटा, और ये अगेन, ये मुझे बताओ दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों सेम है कि दोनों? पोजीशन। कितने बच्चे कहते हैं पोजीशन? कितने बोलते हैं आइडेंटिकल है? आइडेंटिकल तो नहीं है। कितने बोलते हैं कुछ और है? कुछ और है। वो कुछ और क्या है? चेन आइसोमर्स। कितने बच्चे कहते हैं फंक्शनल आइसोमर्स? बेटा मुझे बता फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? तो आंसर है क्या? चेन आइसोमर्स। कैसे? देखो फिर से, सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है नहीं, 6 कार्बन और ये 2 कार्बन, कितने हो गए टोटल? 8 कार्बन। हाँ जी, 8 कार्बन DU1। अच्छा जो नए बच्चे हैं, DU क्या होता है बेटा? अगर एक रिंग है ना, अगर एक रिंग है तो उसका DU1 है। अगर एक पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड समझते हो? अगर पाई बॉन्ड है तो उसका भी DU1 होता है। तो मतलब अगर ऐसे बोलूं कि नंबर ऑफ रिंग और नंबर ऑफ पाई, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? DU को। जैसे अगर मैं बेटा यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड लगा दिया, अगर मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो एक पाई बॉन्ड का DU1 और एक का DU अगेन 1, तो कितने DU के? 2। तो ये और ये मुझे बताना क्या इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या अलग अलग? अलग अलग। कैसे? 8 कार्बन DU2 और यहां पर भी 8 कार्बन लेकिन DU1। तो जब एक में DU1 है और एक में DU2 है तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम कभी नहीं हो सकता। समझ? DU का सेम होना जरूरी है, पर साथ में बेटा क्या जो एटम्स हैं उनका भी सेम होना जरूरी हो। 2 कार्बन बेटा, दो कंपाउंड अगर जिनका DU सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी सेम नहीं होगा। अगर DU सेम है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो भी सकता है और नहीं भी, तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ कार्बन भी गिनना है। पर अगर DU सेम नहीं है तब तो 110% है कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा। तो DU कितना आसान हो जाता है, DU2 DU1 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं। ठीक है जी। अगेन तो ये DU1 DU1 तो आप चेक कर लो नंबर ऑफ कार्बन 8 मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। चंगा चलो, तो सबसे पहले बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, देन उसके बाद फिर अब बात करते हैं यार पेरेंट कार्बन चेन की साइज कितने कार्बन की? 6 कार्बन की। यहाँ पर भी 6 कार्बन। तो ज्यादातर बच्चे पेरेंट कार्बन चेन को ही देखते हैं, पर मैंने वहां पे एक और चीज लिखा है, क्या? साइड कार्बन चेन भाई। तो साइड कार्बन चेन की साइज अगर आप देखो तो साइड कार्बन चेन यहाँ पर 1 कार्बन का और ये भी 1 कार्बन का। तो साइड कार्बन चेन कितने कार्बन का? 1 कार्बन का। लेकिन यहाँ पर साइड कार्बन चेन 2 कार्बन का, 1 और 1 2। हम साइड कार्बन चेन में भी नंबरिंग करते हैं और लाइन कहां शुरू होती है? उस कार्बन से जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा होता है। यहाँ पर बेटा 1 कार्बन का। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो आप ध्यान से देखेंगे कि दोनों में साइड कार्बन जो चेन है उसकी साइज का क्या है बेटा? डिफरेंस है। सर पोजीशन आइसोमर्स, तो बेटा अभी अभी मैंने बताया पोजीशन आइसोमर्स में पोजीशन डिफरेंट होना चाहिए। हाँ जी। या फिर मैंने बोला कि दोनों का नाम सेम होना चाहिए, तो बेटा इसका नाम क्या है? इथाइल साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम क्या है? डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। मैंने एड्रेस नहीं लिखा, ना मैं इसमें 1 लिखा ना मैं इसमें 1 लिखा, मैंने एड्रेस को हटा दिया था। तो बेटा नाम अलग अलग है ना, तो जब नाम अलग अलग है तो वो पोजीशन आइसोमर्स नहीं होगा। तो बेटा पोजीशन आइसोमर्स तो है ही नहीं। ये क्या है बेटा?
चेन आइसोमर्स लिख लेंगे। चेन आइसोमर्स क्यों, रीजन लिख लेंगे, क्योंकि साइज ऑफ साइड कार्बन चेन क्या है, डिफरेंट है। बेटा प्लीज हिंट लिख लिया करना यार, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंट कि वो क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, ध्यान रखना ना। तो यहाँ पर जो हिंट है वो क्या है बेटा, साइज ऑफ क्या बेटा, एससीसी। एससीसी बोले तो साइड कार्बन चेन, ये डिफरेंट है। पीसीसी तो सेम है, सॉरी पीसीसी क्या लिख दिया, अरे भाई तो ये इसलिए चेन आइसोमर्स, अच्छा सर डिफरेंट लिख रहा था ना, आई एम सॉरी डिफरेंट। ठीक है बेटा, अगला सवाल, ठीक है लिख लिया ना इसको। हाँ चलो मुझे बताओ, ये है आपका सेम है, हाँ इतना बेवकूफ सा सवाल तो नहीं करना चाहिए मुझे हाँ ठीक है, अरे ठीक है क्या, हाँ। तो अब अगर मैं बोलूं, तो अब आपका क्या विचार है, हाँ द पोजीशन, देखो नाम देखो बेटा, इसका नाम क्या है, 1 2 3, नंबरिंग सही है क्या, नंबरिंग सही है गलत है, पक्का ना, हाँ। तो ये क्या है, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, ये क्या है बेटा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, तो 3 हटा दो 1 हटा दो, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन दोनों का नाम सेम। अरे हाँ ना बोलो यार, हाँ। तो दोनों के दोनों आपस में क्या रखते हैं बेटा, पोजीशन आइसोमर्स, चंगा बेटा। चलो अगला सवाल, ठीक है जी, लिख लिया ना इसको। बेटा सुनो, घर से आप लोग बना के लाएंगे, होमवर्क दे देता हूं मैं, ठीक है ना, तुम भी क्या याद रखोगे वाला, C3H8, C4H10, C5H12, देन फिर क्या बेटा, C3H6, C4H8, और क्या बेटा, और क्या, C5H10, इसके ऑल पॉसिबल, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है भाई ना, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इन सब का लैंग्वेज सेम है, क्या सेम है लैंग्वेज, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स आपको बताना है, ठीक है ना। हाउ मेनी, या ऐसे लिख लेता हूँ, ड्रॉ करना है आप लोग को तो ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करके आना बेटा, ड्रॉ ऑल पॉसिबल, और बेटा देखो नाम में क्या लिखा हूं, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखा हूं ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखा हूं। अगर मैं ऐसे बोल दूं ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर बोल दूं तो दोनों अलग अलग नाम हो गया। देखो ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर बोल दिया, इसका मतलब है क्या कि इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और स्टीरियो दोनों आएगा। और अगर बेटा इधर सुन ले यार, आर्यन मनीष, फिर से तुम बातें मत क्या करो, ध्यान सुनो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यार, क्वेश्चन में ही आंसर है, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर, दोनों अलग अलग लाइन है, समझ रहे हो ना। अगर स्ट्रक्चर बोल दिया तो इसमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो आइसोमर दोनों इंक्लूड होगा, और अगर ऑल पॉसिबल ओनली स्ट्रक्चरल बोला हो ना तो फिर स्ट्रक्चरल आइसोमर से इंक्लूड होगा, ठीक है ना। हाँ तो लिखना, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसो, स्ट्रक्चरल आइसो, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है क्या, हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक है बेटा। तो ये सवाल है आप लोग का, ये आप लोग इसको C3H8, C4H10, C5 इन सब का स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना के लाएंगे, कितने बनेंगे, ठीक है जी। चलो तो आज की कथा यहीं पे समाप्त, थैंक यू।